गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका पार्ट 3 माटी वाली का भाग 2 लेकर आए हैं। पहले भाग में आप लोगों ने पढ़ा है विस्थापन। एक माटी वाली थी जिसका विस्थापन होता है और वह कहाँ की रहने वाली होती है? वह टिहरी शहर की रहने वाली होती है। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन किसे कहते हैं? जब किसी को ज़बरदस्ती या उससे कह करके कोई भी सामाजिक प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसे वहाँ से हटा करके दूसरी जगह स्थापित करना ही विस्थापन कहलाता है। अगर वो हमारी बात मान भी जाए तो भी, अगर वो नहीं मानते तो उन्हें ज़बरदस्ती स्थापित करा दिया जाता है। या प्रकृति या बाढ़ वगैरह की जब समस्याएं होती है तो लोगों के झोपड़ी वगैरह जो डूब जाते हैं फिर उनको विस्थापित कर दिया था, कहीं और पे बसा दिया जाता है। उस समय की बात हो रही है। तो वहाँ पे कई लोग अपना जगह वगैरह छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भाग में बता चुके हैं। और ये माटी वाली जो होती हैं ये क्या करती हैं? ये माटा खान से माटी ले करके टिहरी शहर जाती हैं और वहाँ पे सबको माटी देती हैं। वह मिट्टी लाल कलर की होती है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले ही। और टिहरी शहर में एक ही ऐसी स्त्री है, एक ही ऐसा है जो मिट्टी देने आता है। और टिहरी शहर में की मिट्टी जो है वो कैसी है? बहुत ही रेतीली है, वो किसी काम की नहीं है। और वहाँ पे जो ये मिट्टी देने जाती है उसकी बहुत ही उसका वहाँ पे महत्व है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस मिट्टी से चूल्हे जो होते हैं उसको ऊपर से पोता जाता है, उसको लिपाई होती है चूल्हे की, जो कि लाल रंग की होती है। और तब उस पर अगले दिन खाना बनता है। यही उसी मिट्टी का ये भी काम है कि उससे लोग अपने घरों की लिपाई भी करते हैं। तो वहाँ पे केवल एक ही माटी वाली ऐसी थी जो लोगों के घरों में मिट्टियाँ देती थी। और वह कैसे में देती थी? कंटर में देती थी। और उस कंटर को क्या करती थी? हमेशा वो अपने सहूलियत के लिए वो क्या करती है, उस अपने कंटर का ढक्कन हमेशा तोड़ देती है, उसको निकाल देती है, जिससे कि अगर हम माटी उठाएं या किसी के घर में डालते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो, जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो, जल्दी से मेरा कार्य हो सके। माटी वाली का प्रतिदिन यही काम होता है कि माटा खान से मिट्टी लेकर के लोगों को जा कर के देना। और कोई भी उसको कुछ भी मेहनताना दे देता था, जो भी उन लोग की समझ में आता था। माटी वाली घर में अकेली थी, उसका पति था और वो थी केवल। और क्या होता है कि वही घर का खर्चा चलाती, क्योंकि उसका जो पति होता है वह बहुत ही बीमारी की अवस्था में है, बहुत ही बीमार रहता है और कोई काम काज नहीं कर पाता है। तो उसके खाने का इंतज़ाम और अपना जो भी होता है वह स्वयं ही देखती है। एक बार जब उसे खाने के लिए रोटियां एक मालकिन देती है तो उसमें से वो एक रोटी छुपा के अपने कपड़े में गठर में रख लेती है कि घर जाऊंगी तो अपने पति को, अपने बूढ़े को खिलाऊंगी। अब आगे हम पाठ में पढ़ते हैं कि वही जो मालकिन होती हैं वो क्या करती हैं, उसको 2 रोटियां तो ला के देती हैं, लेकिन एक रोटी अब वो लेके रख लेती है। तो अब उसके हाथ में तो एक रोटी होती है, वो लपेट के खाना स्टार्ट कर देती है। तो फिर क्या होता है, जो मालकिन होती है वो उसके लिए एक चाय लेकर के आती है एक गिलास में। तो बुढ़िया के पास वह उसे ज़मीन पर रख देती है, कहती है ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी। वह कहती है कोई भी बासी सब्जी वगैरह भी अभी कुछ नहीं बची है, इसी चाय के साथ इसे निगल जाए, यानी चाय के साथ ही तुम इस रोटी को खा लो। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया, यानी वह जो पीतल के गिलास में उनके लिए गिलास चाय लेकर आती है और वो पूरा उठा करके पीना प्रारंभ कर देती हैं। अपने होंठों से गिलास के किनारे को छुपाने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। यानी जब चाय को जब ठंडा करते हैं लोग तो जो आवाज़ आती है उसकी बात हो रही है। फूंके मार मार के वो ठंडा कर रही हैं। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगती है। जब चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है तब रोटी के टुकड़े के साथ में वो
चाय को पीना प्रारंभ कर देती हैं। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, वो कहती है चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर चाय है तो अगर साग नहीं भी है तो उसके साथ में हम पराठा वगैरह खा सकते हैं। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। वह कहती है कि भूख तो अपने आप में ही एक साग होता है। क्यों? क्योंकि भूख मीठी की भोजन मीठा। वो कहती है भूख मीठी कि भोजन मीठा। इससे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें भूख बहुत ही तेज़ से लगी है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो हमारे भोजन में कुछ भी रखा हो, चाहे वो नमक रोटी हो, चाहे वह सूखा खाना ही क्यों ना हो, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगेगा और मेरी आत्मा को तृप्त करेगा। लेकिन अगर हमारा पेट बहुत ही भरा हो और मैंने पहले से खाना खा रखा हो और फिर हमें अगर भोजन प्राप्त हो, उसके भले ही मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन रखे हों, तो क्या वो मुझे मीठा लगेगा? क्या वह मुझे मेरी आत्मा को तृप्त कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वह खाना हमें खाने में अच्छा लगेगा ही नहीं। तुमने अभी तो एक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। वह मालकिन जो होती है उनको पीतल के गिलास में देती है चाय, तो वही गिलास हाथ में पकड़ के वो ये कहती है माटी वाली कि तुमने अब तक ये पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाज़ार में अब किसी के घर भी यह गिलास नहीं मिल सकते हैं। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। यानी वो कह रही है कि इनके खरीदार कई बार हमारे घर आए। जैसे जब अब ज़माना थोड़ा बीत चुका है तो पीतल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन घरों में लोगों ने इन बर्तनों को इस्तेमाल करना बहुत ही बंद कर दिया है। तो लोग जो खरीदार होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर आते हैं, वो उनसे यह पीतल का बर्तन लेने के लिए कहते हैं कि कोई भी पीतल का बर्तन अगर बेचना चाहे तो मुझे दे दे। तो वो क्या कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं अपने पुरखों की गाढ़ी कमाई की चीज़ किसी को भी नहीं दे सकती, औने पौने दांव में नहीं दे सकती। हम क्या जानते हैं कि उन्होंने किन परेशानियों में अपनी जीभ को काट के, अपने पेट काट करके उन्होंने इन बर्तनों को खरीदा होगा। उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई भी कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुन करके दिमाग चकराने लगता है और ये व्यापारी हमारे घरों में से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। वे कहते हैं कि अब क्या है, जिनकी कीमत हमारे नज़रों में गिर गई, लोग पीतल के बर्तन में खाना पीना तो पसंद करते नहीं हैं, उसको हीन दृष्टि से थोड़ा बहुत देखते हैं, और अधिकतर लोग स्टील के बर्तन में आजकल खाना पसंद करते हैं। तो वही है कि इसको अब हीन दृष्टि से लोग देखते हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो सबसे महंगी धातु आपको पीतल ही मिलती है। और पीतल का भाव अगर आप मार्केट में बाज़ार में जाकर पूछते हैं तो क्या होगा, बहुत ही महंगा बिकता है। और ये व्यापारी घर घर जा कर के इन बर्तनों को लेकर के अपने पास चले आते हैं। अब हमारे घरों से कांसे के बर्तन भी, जिसमें पहले खाना बनता था, वह भी समाप्त हो गए हैं सभी घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन। वह ये कहती हैं कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्टील के या कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, हमें बल्कि पीतल के और कांसे के बर्तन दिखाई नहीं देते। अपनी चीज़ का मुंह बहुत बुरा होता है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ।
अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। वह माटी वाली अब कहती है, अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। जो हमारी चीज़ होती है उसे हमें बहुत मोह होता है उसका। मैं सोच कर तो पागल हो जाती हूँ। वह इस बात को सोच रही है कि अब वहाँ पे तो बाढ़ आई हुई है, अब विस्थापन होगा तो हम कैसे अपना घर छोड़कर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। हमारा तो कोई घर भी नहीं है, बल्कि हम तो किसी के दिए हुए घर में रह रहे हैं। तो वही कहती है कि ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। वह मालकिन से अपनी इस व्यथा को, अपनी इस बात को कहती है कि जब विस्थापन होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। वो क्या करती है कि अब उसके घर, मालकिन के घर काम हो जाता है, बात कर लेती है। अब अपना रोटी जो बांधी रहती है एक, उसको उठाती है, और कंटर भी खाली हो गया होता है, उसको उठा करके लेकर के सामने वाले घर में चल देती है। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश में के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। यानी कोई बुलाती है उसे अपने घर में और कहती है कल मिट्टी ज़रूर लेते आना, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, और उसके हाथ में 2 रोटी और पकड़ा देती हैं। उन्हें भी वह क्या करती है, अपने कपड़े के दूसरे छोर में उन्हें बांध लेती है। वह कहती है लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। वह कहती है कि जब वो रोटी अपने पास दूसरी बांध लेती है, वो कहती है लोग मुझे देखेंगे तो देखने दो, आखिर मैं अपने बुढ़े करे ही तो वह रोटी ले जा रही हूँ। मैं जब घर जाती हूँ तो क्या होता है, वो बुढ़ा जो है मुझे कातर नज़रों से मुझे देखता है। उसे बहुत ही भूख लगी होती उन्हें, और कि हाँ अभी ज़रूर मेरे लिए कुछ लेकर आई होगी, तो कातर निगाहों से मुझे देखता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है कि अब कुछ बनेगा और मुझे मिलेगा और मेरा पेट भरेगा। आज जब वो अपने घर पहुंचती है 3 रोटियां लेकर के, और वह सोचती है कि अब मैं तीनों रोटियां अपने बुढ़े को, यानी अपने पति को, ये बुढ़ा कहकर संबोधित करती है कि बुढ़े को मैं ये 3 रोटियां दे दूंगी। रोटियों को देखते ही उस बुढ़े का, यानी मेरे पति का चेहरा खिल जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। मतलब वो कहती है कि अब मैं भी यही कहूँगी कि अब साग तो कुछ है नहीं, और तब वह सुनाई देगा जवाब, तब वो यही कहेगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। ये सारी बात वह रास्ते में सोच रही होती कि मैं अगर घर पहुंचूंगी तो वह मेरे से क्या बात करेंगे, फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगी, उन्हें रोटियां खिलाऊंगी, वो खाएंगे तो ऐसे कहेंगे, वो ये बात करेंगे। अभी वो शहर नहीं पहुंची होती, क्योंकि उसका घर शहर से जो है, उसका गांव जो है बहुत दूर है। तो पैदल चलती है, और पैदल जाते जाते उसको 1 घंटा वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोद खोद करके वह वहाँ बेचने के लिए ले जाती है। विभिन्न स्थलों से फैले घरों तक उसे ढूंढने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। वह क्या करती है, वह मिट्टी ढोने का काम करती है। पूरा दिन उसका मिट्टी ढोने में ही बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले जब रात घिरने लगती है, उसके पास अपना कोई भी खेत नहीं है, तो ज़मीन का एक भी टुकड़ा भी नहीं है उसके पास। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के किसी ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है, यानी जिस झोपड़ी में वह रहती है गांव के किसी ठाकुर ने उसे दे रखी है। और वो क्या करती है, जिसमें वह गुजारा करती है उसी में रहती है वह।
तो उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों का बेगार करनी होती है। यानी उसे उन ठाकुर ने वह ज़मीन दे तो रखी है, लेकिन वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं। बेगार क्या होता है, बिना ही पैसा रुपया दिए हुए कोई भी काम करवाना, या तो ज़बरदस्ती करवाया जाए या किसी चीज़ को कब्जे में ले करके, या कोई ऐसी बात जैसे अब इनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं, कहीं खेत नहीं है, तो जब वो इनको दे रहे हैं तो क्या ऐसे थोड़ा ना रखेंगे। उनको इसलिए रखा है क्योंकि उन्हें अपने खेतों पर ये माटी वाली से कार्य करवाते हैं और वहीं पे साफ़ सफाई करवाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे घर दे रखा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बेगार शब्द इसके लिए यूज़ है। बेगार यानी जिसको बिना पैसे दिए हुए किसी से काम करवाया जाए उसे हम कहते हैं बेगार। आज यहीं पर हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अगला हम भाग 3 देखेंगे नेक्स्ट डे। और जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, आप लोग तभी हमको PDF के फॉर्म में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमको एक साथ PDF में सेंड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।